Hello everyone. Today we will discuss normalization of wave function. तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वेव फंक्शन क्या है? किसी भी सिस्टम की सारी इंफॉर्मेशन किस में होती है? वेव फंक्शन में होती है। उसकी वेलोसिटी, उसकी पोजीशन, उसकी एनर्जी, उसका मोमेंटम। यदि हमें किसी सिस्टम का वेव फंक्शन पता है तो हम की पोजीशन, वेलोसिटी, मोमेंटम, एनर्जी कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं उस सिस्टम का। क्लियर है? फिर हमने देखा कि साई एक्स टी का स्क्वायर और dx रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। क्लियर है भाई? इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, कि किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द particle in the range x to x plus dx, यानी कि स्मॉल वेरिएशन की रेंज में प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। बट अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न, यदि ये जो हमारी रेंज है ये माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट हो जाए, अगर एक स्मॉल रेंज है, ये मान लो A टू B है और A टू B में अब पार्टिकल भी इस तरह से है, तो A टू B रेंज में पार्टिकल एग्जिस्ट भी कर सकता है, नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता। लेकिन अब अगर मैं बात करूं माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट रेंज की, तो 100% पार्टिकल कहां एग्जिस्ट करेगा हमारा? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी कहीं ना कहीं पार्टिकल होगा। और जब पार्टिकल होगा तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी, यानी कि इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी स्क्वायर ऑफ साई dx इक्वल टू कितना होगा आपका? 1 होगा। ओवरऑल प्रोबेबिलिटी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट कितनी आएगी? 1, क्योंकि इस रेंज में इस माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी कहीं ना कहीं पार्टिकल आपका एग्जिस्ट करेगा। और जब पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा तो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल्स स्मॉल रीजन में सबका अगर एडिशन करोगे तो कितनी आएगी? वो 1 के बराबर होनी चाहिए। क्लियर है भाई? इस टाइप के वेव फंक्शन को जो इस कंडीशन को फॉलो करे, जिसका साई स्टार 1 हो किसी भी रेंज में। अगर मैं कहता हूं कोई रेंज है A टू B और किसी वेव फंक्शन का ये 1 आ रहा है, तो ये A टू B रेंज में वेव फंक्शन क्या कहलाएगा? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहलाएगा। तो कोई भी वेव फंक्शन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, फॉलो करेगा, वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा। इसी वेव फंक्शन को हम क्या कहेंगे? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहेंगे, जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। ये वेव फंक्शन क्या है हमारा? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। ठीक है भाई? अगर ये वेव फंक्शन इस तरह से देखो, ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है एक्स एक्सिस पर, यहां पर एक पार्टिकल है, मैटर पार्टिकल, प्रोटॉन मान लो, प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन भी हो सकता, कुछ भी, आपने प्रोटॉन लिया। प्रोटॉन इस फोर्स ऑफ लाइन के साथ साथ यहां पे वेलोसिटी इसकी 0 है रेस्ट में। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑफ लाइन के पास लाए तो ये इसके अलोंग चलना शुरू कर देगा। इधर आपकी एक वॉल है, ये पार्टिकल जैसे जैसे इधर चलेगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज करती चली जाएगी। टकराएगा, टकरा कर क्या होगा? वापस आएगा। और जैसे जैसे इधर चलेगा इसकी वेलोसिटी फिर से क्या हो जाएगी? 0 होती चली जाएगी। यहां पर फिर आपने एक वॉल लगा दी, इससे टकराएगा, फिर इधर जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, इससे इधर ही मोशन करता रहेगा। पार्टिकल इन दोनों वॉल के बीच में ही मोशन करता रहेगा। अगर आपने इसको रेंज दे दी कि A है और ये आपका B है, तो पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी A टू B में क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है आपकी? 1 होती है। तो इस रेंज में A टू B
साई स्क्वायर dx इक्वल टू कितना हो गया 1। तो इस रेंज में अगर वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी 1 है तो साई आपका क्या कहलाएगा, नॉर्मलाइज्ड कहलाएगा। तो उस वेव फंक्शन को अगर उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी को px कर दो, प्रोबेबिलिटी को हम किससे डिनोट करते हैं यहां पर, साई स्टार साई dx। अगर वन डायमेंशन की बात करें, रेंज जो भी आपकी रेंज है a टू बी, या फिर a टू बी स्क्वायर ऑफ साई dx, क्योंकि स्क्वायर ऑफ साई इक्वल टू साई स्टार साई, ये हमें पता है। तो स्क्वायर ऑफ साई लिख दो या साई स्टार साई लिख दो, बात एक ही है, क्लियर है। तो ये जो कंडीशन है आपकी कि प्रोबेबिलिटी, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी किसी भी रेंज में 1 आ रही है तो वो वेव फंक्शन क्या कहलाएगा, आपका नॉर्मलाइज वेव फंक्शन होगा। और आपका वेव फंक्शन क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज ही होना चाहिए। बहुत सारे डेरिवेशन में हम यह मानते हैं कि वेव फंक्शन क्या है, नॉर्मलाइज है। बहुत सारे डेरिवेशन हमने इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज मानते हुए किए हैं। यदि नॉर्मलाइज नहीं होता, यदि कोई वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है बट स्क्वायर इंटीग्रेबल है, तो उसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन करके हमें उसकी फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, तो हम उसे किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, और हम उसका एक दूसरा सॉल्यूशन बना सकते हैं। मान लो कि हमारा ये जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, ये 1 ना आकर ए आ रहा है। हमने मान लिया, ये जो हमारा, हमने भी रफ कर दिया, हमने मान लिया कि जो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है ये हमने अप्लाई की, और ये अप्लाई करके ये 1 ना आकर आपका ए आ रहा है। यानी कि आपने जो प्रोबेबिलिटी निकाली वो किसके बराबर आ गई, ए के बराबर आ गई। इसके बराबर आ गई, वो ए के बराबर हो गई। तब आपको तो क्या चाहिए, नॉर्मलाइज कंडीशन चाहिए। वेव फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज होना चाहिए। वेव फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, नॉर्मलाइज होना चाहिए। क्लियर है भाई। तब आप क्या करोगे, इस वेव फंक्शन को, ये जो वेव फंक्शन है आपका साई एक्स टी, एक अनदर वेव फंक्शन साई 1 एक्स टी से रिप्लेस कर दोगे। और क्या कर दोगे, साई 1 एक्स टी इक्वल टू 1 अपॉन रूट ए साई एक्स टी। क्या 1 अपॉन रूट ए है, हमने 1 अपॉन रूट ए क्यों लिया, क्योंकि यहां पर क्या है, साई का स्क्वायर है, साई का स्क्वायर है, और एक साई का स्क्वायर है, या फिर मान लो आपका साई स्टार साई है, तो एक साई के पास कितना आएगा आपका, रूट ही तो आएगा। तो आप क्या करोगे यहां पर, जब आप 1 अपॉन रूट ए इंटू बाई साई स्क्वायर है, तो 1 अपॉन ए रूट ए इंटू 1 अपॉन रूट ए, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन ए, और इसकी वैल्यू कितनी आई है, ए, तो इंटू ए, तो ए से ए करके तो आपको क्या मिल जाएगा, 1। यानी कि हम जो वेव फंक्शन है उसे नॉर्मलाइज बनाने के लिए उसे दूसरे वेव फंक्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। देखो उस, और हमारा वो भी, ये भी क्या होगा, एक ये भी उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। देखो एक एग्जांपल लेके बताते हैं। ये एक श्रोडिंगर इक्वेशन है, आई एच क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई। ये हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन है, इसे आगे हम ड्राइव करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये एक सॉल्यूशन है किसी वेव फंक्शन साई का। इसका वेव फंक्शन क्या है, इसका वेव फंक्शन का सॉल्यूशन क्या है, साई है। अगर मैं इस साई को साई 1 से रिप्लेस करता हूं और रिप्लेस कर देता हूं ए साई, किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, ए साई से रिप्लेस कर दिया, या फिर आप इसे रिप्लेस कर लो, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया 1 अपॉन रूट ए साई, किसी भी कांस्टेंट से। किससे रिप्लेस कर दिया, 1 अपॉन रूट साई से रिप्लेस कर दिया। साई 1 को किससे रिप्लेस, साई को किससे रिप्लेस कर दिया, 1 साई अपॉन रूट ए से रिप्लेस कर दिया, यानी कि साई 1 से रिप्लेस कर दिया। तो साई की जगह आपका क्या आ गया, यहां पर साई 1 आ गया। क्या आ गया, साई को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, साई 1 से रिप्लेस कर दिया। साई 1 की वैल्यू कितनी है, साई अपॉन रूट ए, इसकी वैल्यू पुट कर दो यहां पर। तो आई एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी साई अपॉन रूट ए इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन रूट ए प्लस वी साई अपॉन रूट ए। साई अपॉन रूट ए कॉन्स्टेंट है, 1 अपॉन रूट ए क्या है, कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डेल ओवर डेल टी
इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेल स्क्वायर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, v का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से आपका 1/√a बाहर आ गया, i h क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी। यहां से भी 1/√a 1/√a दोनों में से कॉमन आ गया, क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस बी साई। 1/√a 1/√a से कट गया, तो आपका क्या आ गया 1i h क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी। यही इक्वेशन आ गई आपकी जो थी, यानी कि किसी भी वेव फंक्शन में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, उसको उसकी जगह पुट कर दो, तो वो भी उसका एक सॉल्यूशन होगा। जैसे यहां पर साई इसका सॉल्यूशन था, साई को हमने रिप्लेस कर दिया साई 1 से, तो हमने देखा कि साई 1 से भी वही इक्वेशन आ गई, इसका मतलब साई 1 भी इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो यहां पर हमने इसे इससे रिप्लेस कर दिया, 1/√a साई एक्स टी से हमने इसे रिप्लेस कर दिया। तो ये क्या कंडीशन हो जाएगी, -∞ to ∞ साई 1 एक्स मैग्नीट्यूड स्क्वायर dx इक्वल टू 1। अब क्या कंडीशन आ जाएगी हमारी, ये कंडीशन आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी आपकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हो जाएगी। तो साई और साई 1 जिस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, जिस इक्वेशन का ये वेव फंक्शन है, उसी को रिप्रेजेंट करेंगे। और हमने क्या बना दिया, इसे नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन बना दिया। तो अब साई 1 क्या होगा यहां पर, साई 1 अब यहां पर कहलाएगा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। अब यदि हमने इसे एक बार नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन बना दिया, तो ये क्या टाइम के साथ साथ चेंज होगा, क्योंकि साई इज द फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। साई इज द फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम। तो क्या ये समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ चेंज होगा? देखो, तो d/dt इंटीग्रेशन -∞ to ∞ साई स्टार और साई मैग्नीट्यूड साई कर दो, मैग्नीट्यूड साई स्क्वायर dx क्या आएगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन -∞ to ∞ साई स्क्वायर dx। नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1, यानी कि d/dt इंटू 1, और 1 का डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 0। यानी कि टाइम के साथ साथ चेंज इन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम में अगर चेंज हो रहा है तो इसमें वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 0। वेव फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा। यदि आपने एक बार किसी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कर दिया तो वो नॉर्मलाइज ही रहेगा। क्लियर है? एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, साई इक्वल टू साई एक्स इक्वल टू, या एक्स टी ले लो दोनों ही, साई एक्स टी, साई इज द फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम, साई एक्स टी इक्वल टू ई की पावर आई के एक्स है इन द रेंज 0 to पाई, एंड 0 है अदरवाइज कितना है, 0 है। और 0 to पाई में इसका वेव फंक्शन किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कोई रीजन है, -∞ to ∞। वेव फंक्शन कहां पर है, वेव फंक्शन हमें कहां पे मिल रहा है, सिर्फ 0 to पाई में, यानी कि -∞ से +∞ तक ये कोई रेंज है। इस रेंज में वेव फंक्शन हमारा कहां एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ 0 से पाई, इसी रेंज में वेव फंक्शन है, वेव पार्टिकल है। बाकी की में पार्टिकल की वैल्यू कितनी है, इससे इधर भी 0 है, इससे इधर भी 0 है। तो पार्टिकल कहां एग्जिस्ट कर रहा है हमारा, 0 to पाई रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इस बॉल से ना तो इधर आ रहा है ना इस बॉल से इधर जा रहा है, इसी रेंज में है, तो 0 to पाई रेंज में है। हमें क्या चाहिए, हमें बताना है कि वेव फंक्शन वैलिड है, अनवैलिड है, नॉर्मलाइज्ड है। तो इसे नॉर्मलाइज कैसे करोगे, तो देखो क्या करते हैं हम, साई स्टार साई dx इक्वल टू 1 होती है हमारी कंडीशन, -∞ to ∞, ये होती है। अब -∞ to 0, 0 हो गया, 0 to पाई हमें वैल्यू मिल गई, पाई टू ∞, 0 हो गया। तो रेंज कहां से कहां तक हो गई हमारी, 0 to पाई होगी, एल्सवेयर क्या हो गया, 0 हो गया। उसकी हम बात करने साई स्टार की वैल्यू, साई इक्वल टू कितना गिवन है आपका, साई इक्वल टू गिवन है e की पावर आई के एक्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई स्टार
साई स्टार में सिर्फ क्या होता है, आयोटा को माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं, तो ई की पावर आई की क्या होगी, माइनस आई के एक्स एज इट इज, बाकी की वैल्यू क्या रहती है, एज इट इज। तो साई स्टार की वैल्यू रख दो ई की पावर आई के एक्स माइनस का इंटू ई की पावर आई के एक्स और डीएक्स। तो 0 टू पाई ई की पावर माइनस आई के एक्स प्लस आई के एक्स डीएक्स इक्वल टू ई की पावर 0 डीएक्स इक्वल टू ई की पावर 0 1 इंटू डीएक्स 0 टू पाई इक्वल टू एक्स 0 टू पाई इक्वल टू पाई माइनस 0 इक्वल टू कितना आ गया, पाई आ गया। कितना आया हमारा, पाई। जबकि साई स्टार साई उस रेंज में कितना आना चाहिए था आपका, 1। कितना आना चाहिए था, 1, लेकिन आपका कितना आया, पाई। यानी कि ये वेव फंक्शन आपका वैलिड वेव फंक्शन नहीं है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन नहीं है। इसे नॉर्मलाइज करने के लिए आपको पाई को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर है, 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका वैलिड वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, साई एक्स टी इक्वल टू 1 अपॉन रूट पाई ई की पावर आई के एक्स। कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रूट पाई ई की पावर आई के एक्स बिटवीन 0 टू पाई, बिटवीन 0 टू पाई एंड 0 अदरवाइज एल्सवेयर 0 टू पाई में ये वेव फंक्शन हो जाएगा। ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है, इसको करने के लिए आप क्या करो कि जो वेव फंक्शन गिवन है, जो आपका वेव फंक्शन गिवन है, इसी वेव फंक्शन में साई इक्वल टू, इसमें कांस्टेंट ले लो ए ई की पावर आई के एक्स। बहुत आगे हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, इसके न्यूमेरिकल, उसमें हम ए लेके चलेंगे। तो ए ई की पावर आई के एक्स ले लो। अब वैल्यू को यहां पर पुट कर दो। रेंज कितनी होगी हमारी, माइनस इंफिनिटी टू 0, तो 0 है। फिर क्या है, 0 टू पाई। साई स्टार कितना हो गया यहां से, ए ई की पावर माइनस आई के एक्स। साई कितना आ गया, ए ई की पावर आई के एक्स इक्वल टू 1। इस वैल्यू को कांस्टेंट मारकर इसमें पुट कर दो। ए स्क्वायर बाहर आ गया, 0 टू पाई ई की पावर माइनस आई के एक्स प्लस आई के एक्स डीएक्स इक्वल टू 1। 0 टू पाई 1 dx इक्वल टू 1, सो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन पाई, सो दैट ए इक्वल टू कितना आ गया आपका, 1 अपॉन रूट पाई। कितना आ गया आपका, 1 अपॉन रूट पाई। इस ए की वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, तो आपका साई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रूट पाई ई की पावर आई के एक्स। दिस इज द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन एंड वैलिड वेव फंक्शन। जो हमारे इस तरह से आएगा हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा था नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। इसमें एक और है कि अगर ये वैल्यू जो हमारी है मैग्नीट्यूड ऑफ साई स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू 1, अगर ये 1 है तो नॉर्मलाइज कंडीशन। अगर ये वैल्यू आ जाती है आपकी 0, यानी कि यहां पर पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता इस बाउंड्री के बाहर, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0। अगर प्रोबेबिलिटी 0 आ जाती है तो दिस कंडीशन को बोलते हैं हम ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। क्या कंडीशन बोलते हैं, ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन। क्लियर है अभी? तो ये अबाउट था नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें।